हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इवान क्लासेस पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई साहब केमिकल रिएक्शन के काइंड्स में दूसरा काइंड जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहला हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स एक कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसका नाम था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज हम डीकंपोजिशन का मतलब होता है डिकंपोज मींस टूट जाना। टूटेगा कौन? एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके मोर देन वन और टू प्रोडक्ट में, बेसिकली टू प्रोडक्ट में टूट जाएगा, मतलब टू प्रोडक्ट बनाएगा भाई साहब। ठीक है, मतलब सिंगल जो हमारा रिएक्टेंट है वो टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट वो बनाएगा। ठीक है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट वो बनाएगा। सिंपल अगर याद करो हमने क्या कहा कि अगर जो हमारा एस था ये कंबाइन करके क्या बनाया था, सॉरी ए प्लस एस था वो कंबाइन करके क्या बनाया था, एस बनाया था कि नहीं बनाया था। और हम कह रहे हैं अगर ए एस बी जो है ये कंबाइन करके क्या बनाया, ए प्लस। सिंपल, टूटने का मतलब ये तो है, यानी कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका उल्टा कौन है, इसीलिए इसको कई बार बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर लिखते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन डी। अच्छा ये समझ गए ना डेफिनेशन, इसको क्या बोलूं, व्हेन वन सब्सटेंस टू ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू सिंगल प्रोडक्ट में टूट टाट के अलग हो जाएगा तो बन जाएगा, ये नहीं लिखना। हम आगे कहानी पे चलते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये डेफिनेशन मिल जाएगी भाई साहब, छाप लीजिएगा। डीकंपोजिशन रिएक्शन इज द रिवर्स या फिर इसी को बोल देते हैं रिवर्स, इसी को बोल देते हैं इनवर्स ऑफ किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स को पढ़ना बहुत ही मजेदार चीज है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा बताओ तुम, कॉम्बिनेशन मतलब तोड़ना है। कोई आदमी, दो लोगों के बीच में अगर मस्त की गहरी दोस्ती रहती है तो अगर उसको तुम्हें ब्रेक डाउन करना है तो क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। अरे एनर्जी दोगे तभी तो टूटेगा ना, एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब तुम्हें क्या, शुद्ध हिंदी बोले तो चुगली करना, बातें लगाना, ये सब करना क्या है, साइंटिफिक लैंग्वेज में एनर्जी देना है। क्या है? तो अगर तुम्हें कभी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा। तो हमारे सिलेबस में एनर्जी को देने के तरीके हैं, तीन तरीके। क्या तरीके हैं? तो यहां पर लिखते हैं वे ऑफ डूइंग डीकंपोजिशन, वे ऑफ डूइंग डीकंपोजिशन। पहला वे ऑफ डूइंग क्या है भैया, पहला कहता है हीट एनर्जी दे दो। अगर हीट एनर्जी दोगे भैया, सुनना, अगर हीट एनर्जी दोगे तो क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी हमने कहा था, याद करो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। थर्मिक मतलब थर्मल, तो यहां पर हीट, थर्मल से मतलब क्या था, हीट से, तो यहां पर उल्टा समझो, हीट मतलब क्या, थर्मल, और लिसिस इसको बोल सकते हैं, ये क्या, थर्मोलिसिस। इस प्रोसेस का नाम क्या है? अगर तुम भाई साहब, अगर ध्यान सुनना, अगर तुमने हीट एनर्जी को देकर तोड़ा है तो उस प्रोसेस का नाम है थर्मोलिसिस। मतलब कौन सा डीकंपोजिशन, थर्मोलिसिस या इसी को थर्मोलिसिस, यहां पर लिख रहा हूं, थर्मोलिसिस डीकंपोजिशन। थर्मोलिसिस आई बात समझ में कि नहीं है, इसको बोल सकते हैं थर्मोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। आई बात समझ में कि नहीं है? और कई बार इसी का एक और नाम होता है थर्मोलिटिक डीकंपोजिशन। क्या होता है? थर्मोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, आगे चलते हैं। अब हम कह रहे हैं कि अगर हमने हीट एनर्जी दिया तो भी टूट गया, इलेक्ट्रिसिटी दे दें भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी को भी दे करके तोड़ सकते हैं भाई। तोड़ने के बहुत तरीके होते हैं ना, कई बार चुगली कर दो, हैं, कुछ और करवा दो, बुराई करवा दो, तीना पांचा करवा दो, पैसा रुपया दे दो, लालच पैदा करवा दो भाई साहब, ये सब क्या है। नॉर्मल जीवन में भी तो डीकंपोजिशन होता है ना, दो दोस्तों के बीच में, दो लोगों के बीच में, कुछ भी है। आजकल के टाइम पे तो अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब डीकंपोजिशन लोगों का बहुत ज़्यादा हो रहा है, दो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, कहीं विश्वास नहीं है, इनसिक्योरिटीज़, ये सारी चीज़ें वो इसी के पार्ट हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। हाँ, कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन जल्दी, आज के टाइम पे जल्दी कॉम्बिनेशन है। यहाँ जितनी जल्दी कॉम्बिनेशन हो तो नहीं जल्दी डीकंपोजिशन भी हो रहा। इसको बोलते हैं बेसिकली अनस्टेबिलिटी का बढ़ना। आगे चल के क्या, 9th में अगर पढ़े हो, हमने तुम्हें बताया था अनस्टेबिलिटी को फिजिक्स की भी लैंग्वेज में कुछ बोल सकते हैं, पता
याद करो, हमने कहा था जो जितनी ज्यादा हाइट पर, जैसे अगर एक बॉल है वो अगर इस हाइट पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, जबकि अगर यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। एक सर्कल बनाते हैं, आओ ये सर्कल है, इस सर्कल को समझो अर्थ है, यहां पे अर्थ सरफेस है, क्या है अर्थ। अब बहुत गौर करना, और ये अर्थ सरफेस से कितनी हाइट है h। अगर बेटा यहां पर जो पहुंचा हुआ पॉइंट है, यहां पर जो आदमी यहां पर रहेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अच्छा यहां पर एक बॉल है, इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उतनी ही ज्यादा इधर भी और इधर भी गिरने के, यानी कि जितनी ज्यादा ये बॉल इतनी ज्यादा क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि इधर भी गिर सकती है। और लेकिन अगर यहां पे जो बॉल पड़ी हुई है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, ये कहीं नहीं जाने वाली, इधर उधर जाएगी, बहुत जाएगी बस, और कहीं जाने वाली, मतलब ये क्या है, स्टेबल है। यानी कि आज के टाइम में लोगों में पोटेंशियल, फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर बोलें तो पोटेंशियल एनर्जी लोगों में बढ़ रहा है, सो दैट वो क्या बन रहे हैं, अनस्टेबल बन रहे हैं। ठीक है, ये थी बकैती। हम इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए। पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ना, अनस्टेबिलिटी का आना, इसीलिए क्या हो रहा है, कभी थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है और कभी बेटा हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस, फिर से कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कभी थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसी को थर्मल भी बोल सकते हैं, इसी को थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोल देते हैं। थर्मोलाइसिस बोलो या थर्मोलिटिक बोलो या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोल दो। थर्मल का मतलब हीट देकर, इलेक्ट्रिसिटी, या यहां पर बोल सकते इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक और होता है बेटा, सनलाइट आ जाए, अभी आगे पढ़ोगे एक रिएक्शन, AgCl सॉलिड फॉर्म में होता है, ये टूट के आता है Ag और Cl2 में, भाई जब आगे पढ़ने वाले हो तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, किसमें, सनलाइट के प्रेजेंस में। ये कैसे कहानियां होती हैं उसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, वे ऑफ डूइंग यहां पे नीचे आ जाएगा भाई साहब। अगर सनलाइट में ही टूट जाए, सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाए तो उसको हम बोलते हैं बेटा फोटो डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, फोटो, या इस प्रोसेस का नाम है फोटोलिसिस। क्या नाम है इसका, नाम है फोटोलिसिस, या फिर इसी का नाम हो जाएगा फोटोलिटिक। और कौन सा डिकम्पोजिशन होगा, फोटो डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, फोटोलिसिस या फोटोलिटिक। नोट डाउन कर लो इतना। हाँ, अब भाई साहब पहला हम पढ़ते हैं थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन। क्या पढ़ते हैं, थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन। आइए भाई साहब, थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन, थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन। देखो भैया क्या पढ़ने वाले, हेडिंग पढ़ेगी थर्मोलिसिस। क्या होगा, थर्मोलिसिस, और इसका नाम पढ़ सकता है बेटा थर्मोलिसिस ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। अब बात होती है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्या होता है, उसको जानते हैं। थर्मोलिसिस लेकिन किसका हम कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट नाम सुनोगे, क्या नाम रहता है, FeSO। हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। अगर कभी भी हाइड्रेटेड वर्ड आया है, इसका मतलब उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली उसको जुड़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन में। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं। उसको हम कई बार ये भी बोल देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़कर करते क्या है, एक फिक्स ज्योमेट्रिक शेप देते, एक आकार देते हैं। हर चीज का कोई ना कोई एक आकार होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे हम पढ़ते हैं भाई सब, आगे चल के पढ़ने वाले हो, आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ोगे तो उसमें देखोगे H2O का भी एक शेप होता है, NH3 का एक शेप होता है, हर चीज़ का अपना एक शेप होता है। हम पढ़ते हैं उसमें एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसका नाम होता है BSEPR थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ते हैं भाई साहब। उसमें हम पढ़ते हैं सबका शेप पढ़ते हैं। खैर उन सब चीज़ों पे आए उससे पहले हम ये बताते हैं हाइड्रेटेड। हमने कहा फेरस सल्फेट जान रहे हो, बिल्कुल जान रहे हो, क्या होता है FeSO। अब हमने क्या कहा, इसके साथ कौन जुड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब बात होती कितना जुड़ेगा, तो वो जुड़ता है 7H2O के। आई बात समझ में की नहीं है, कोई दिक्कत। पहले तो ये जानो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट होता क्या है, तब उसका हम डिकम्पोजिशन समझेंगे। क्या समझा हमने कि FeSO4 × 7H2O, यहां पर क्या है 7H2O किसके फॉर्म में है, हाइड्रेटेड। ये जो 7H2O इसी वजह से क्या है, हाइड्रेटेड। वर्ड क्यों आया हाइड्रेटेड, ये जो 7H2O है इसकी वजह से आया कि नहीं है। अभी बेटा करता क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम बेसिकली बोल सकते हैं वाटर
ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की स्पेलिंग क्या होगी भैया? क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ओके। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा? ये इसको देता क्या है, किस लिए होता है? ये देता है बेटा एक फिक्स ज्योमेट्रिक शेप देता है। क्या देता है? अब जान गए इतना, अब हम समझेंगे क्या, इसका डिकम्पोजिशन। ये फिक्स ज्योमेट्रिक शेप होता है, नोट डाउन करो। हाँ तो भाई साहब ये थर्मोलिसिस में, अच्छा ये अभी तो हम थर्मोलिसिस पढ़ाए नहीं, इरेज कर रहे हैं भैया। तो थर्मोलिसिस तो जिंदा ही रहना चाहिए क्योंकि अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। अभी तो बताया हाइड्रेटेड होता क्या। अब थर्मोलिसिस किसका करेंगे? हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का, जो कि किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। किस में होता है? आइए, हाइड्रेटेड FeSO4 इंटू 7H2O किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। कलर कौन सा है? ये लाइट ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है? लाइट ग्रीन कलर का होता है। डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, थर्मल कर रहे हैं, हीट भर दिए, हीट भर दिए। हीट के लिए क्या, यहां पर चाहे डेल्टा साइन लिख दो और चाहे हीट लिख दो, यहां पर डेल्टा ऊपर ही लिख देते हैं। मैं दोनों बता रहा हूं, चाहे डेल्टा लिखो ऊपर नीचे कहीं लिखो भाई साहब, और यहां पर हीट वर्ड भी लिख सकते हो। तो मैंने हीट भी वर्ड लिख दिया और हमने डेल्टा वर्ड भी डेल्टा लिख दिया, सिंबल लिख दिया। डेल्टा सिंबल है, वर्ड नहीं है, वरना कहेंगे अच्छा ये सिंबल को आप वर्ड बोल रहे हैं, यही मास्टर आई है। हाँ सुनिए भैया, हाँ FeSO4 इंटू 7H2O सॉलिड के फॉर्म था, हीट मिला, टूट गया। कैसे टूटा? FeSO4 में और 7H2O में। क्या हुआ? जो 7H2O था वो गैस फॉर्म में उड़ गया और बचा क्या? FeSO4 सॉलिड। क्या बचा? FeSO4 सॉलिड, और यहां पर 7H2O ये गैसियस फॉर्म में खुचुक हो गया भाई साहब। कोई दिक्कत? और ये जो FeSO4 है ये किस कलर का बन गया? ये हो गया व्हाइट कलर का। कलर भी चेंज हो गया। थोड़ा और एक प्रोसेस हुआ, हमने कहा जो FeSO4 बना है इसको भी हीट करते हैं। देखो ऐसे मत पढ़ो, क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन पता कैसे आया हुआ है? एक कुछ जने हैं उनको हीट कर दिया और व्हाइट कलर में चेंज हो गया। हाइड्रेटेड था, व्हाइट कलर में चेंज हो गया। बताओ कौन था? बुझनी बुझाएगा CBSE, ऐसे ही करोगे तब वहां जाके पेपर में, इसीलिए पढ़ लो अभी। हाँ तो यहां पर व्हाइट में कन्वर्ट हो गया, जैसा भी मैग्नीशियम रिबन का क्वेश्चन कराया था। एक्स है, रिबन है मेटल का, कन्वर्ट हो गया। बताओ क्या है? ऐसे पूछेगा, बुझनी बुझाएगा, कन्वर्ट करके बता देगा, इधर उधर खेला करेगा, फिर इसी से करोगे। व्हाइट कलर में चेंज हो गया। फिर हुआ क्या? ये जो व्हाइट कलर है हमने कहा इसको भी पकड़ो भैया, ये FeSO4 है। ये जो सॉलिड फॉर्म में है इसको भी हमने हीट दिया और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? Fe2O3। Fe2O3 मतलब क्या? ये बताओ, फेरिक ऑक्साइड है या फेरस ऑक्साइड है? ये कौन सी ऑक्साइड है? फेरिक ऑक्साइड। ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। साथ ही साथ में निकला क्या? SO2 गैस, और साथ ही साथ में क्या निकला? SO3 गैस। SO2 और SO3 दोनों बना, देख लेता हूं भाई साहब। हाँ बात सही है, SO2 गैस बना और क्या बना? SO3 गैस। मैं देखो एक जगह G लिख दे रहा हूं और एक जगह साइन बना दे रहा हूं। बना दोनों सकते हो, G या साइन दोनों बनाओ। यहां पे G भी लिख सकते हो और ये साइन बता रहा क्या बना है? ये गैस बना, उड़ गया गैस बन के। कोई दिक्कत? या फिर लो भैया हम इसके लिए दोनों जगह गैस ही बना दे रहे हैं, कंफ्यूजन ताकि आप लोगों के पास ना रहे। Fe2O3 बन गया कि नहीं बन गया? है Fe2O3, इसका नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या था? फेरस सल्फेट। क्या नाम था? फेरस। जब Fe की याद करो, मैंने बताया था बेटा, जब Fe पे +2 चार्ज आता है तो उसको हम फेरस बोलते हैं। जब Fe पे +3 चार्ज आता है तो हम उसको फेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाय मम्मी रे। चलो यहां पे क्या बन गया? फेरिक। क्या बन गया? फेरिक बन गया, और SO2 बन गया, और SO3 बन गया। आई बात समझ में कि नहीं है? चलो भैया, अब ये जो फेरिक बना हुआ है इसका नाम क्या? फेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड भी लिख देता हूं। ये किस कलर का होता है? ये कलर का होता है बेटा रेडिश ब्राउन। किस कलर का होता है? अगर हाँ ये किसका, अभी रुक जाओ बताता हूं। ये किस कलर का होता है? रेडिश। आई बात समझ में कि नहीं है? ये दो गैस निकलती है और ये किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता। कोई दिक्कत परेशानी? नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो भाई साहब अब बात ये होती है, एक NCERT में लाइन हुआ है, लिखा हुआ है वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स द नोज। होता क्या है? टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब रहता है जिसमें हम मटेरियल को फिल किया हो, गर्म कर रहे हैं भाई साहब। ओके, गर्म कर रहे हैं, टूट गया, जिस फॉर्म में टूटा सारा काम हो गया। अब होता क्या? बहुत ध्यान सुनना। अब ये जो हुआ क्या, इसको जो हमने ये जो हमारा टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब को ऐसे अपनी नाक की तरफ मत करना। टेस्ट ट्यूब को पहली बात तो नाक से दूर ऐसे करना। अगर हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं ऐसे, तो बेसिकली टेस्ट ट्यूब इज लाइक दैट, इस तरीके से।
अगर ऐसे मतलब हमसे दूर होना चाहिए। अब वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स द नोज, मतलब गैस निकल रही है, जब गैस निकल रही हो तो टेस्ट ट्यूब को ऐसे पकड़ेंगे, उंगली से नहीं पकड़ने, ये भी बात है। जब गर्म कर रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब को होता है टेस्ट ट्यूब होल्डर है, वरना समझो भैया ऐसे उंगली से करें हाथ तो उंगली से पकड़ेंगे, हाँ तो उंगली से नहीं पकड़ना, उसको पकड़ना है टेस्ट ट्यूब होल्डर से। टेस्ट ट्यूब होल्डर से ऐसे पकड़ना है, बट वो कुछ ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद जब गैस निकलने लगे तो वाफ्टिंग गैस जेंटली का मतलब ऐसे ऐसे करना, दिस इज लाइक दिस टाइप, दिस इज लाइक दिस टाइप, ऐसे करना है। तो जो स्मेल आई, अगर वो माचिस जैसी स्मेल निकल रही है तो मतलब ये वाली गैसेस निकल रही हैं, जो माचिस, बर्निंग ऑफ माचिस, जैसे माचिस जैसे जलता है वैसे। ये ऐसे से हम करेंगे, ऐसे 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 नॉर्मल ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारी तरफ जो गैसेस आ रही है, हमारे नाक की तरफ जो गैसेस आ रही हैं, इस तरीके से करने पर देखो ऐसे ऐसे करेंगे तो गैस आएगी नहीं आएगी। और ऐसे नहीं इकट्ठे इसी से करना है, लुढ़क जा सकते हैं, कुछ भी गैस निकल सकता है ना भाई केमिस्ट्री में। कभी भी टेस्ट ट्यूब होल्डर से जहां गैसेस निकलने से खुद से दूर करना है, हमें पहले खुद को बचाना है, प्रैक्टिकल होता जाता रहेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेव योर सेल्फ, ओके। तो इसीलिए बता रहा हूं, ये सब प्रिकॉशंस है। इवन बिलीव नहीं करोगे, इस प्रिकॉशन के बारे में भी सीबीएसई ने पूछा हुआ है। क्या प्रिकॉशन करते, क्या क्या करोगे? पहली बात तो टेस्ट ट्यूब को मुंह की तरफ, नाक की तरफ नहीं करना है। दूसरी बात क्या करना है, गैसेस को क्या करना है, वाफ्टिंग गैस जेंटली, खुद को ऐसे करना है। दूसरी बात क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को किससे पकड़ना है, टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ना है। ये 3 प्रिकॉशन नहीं होगा। पहला क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को कुछ ऐसे नहीं करना। दूसरा क्या करना है, टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ना। तीसरा, ऐसे करने के बाद वाफ्टिंग गैस जेंटली, हाथों से ऐसे ऐसे करके लेना। उसका मतलब ये वाफ्टिंग गैस जेंटली, हाथों से ऐसे ऐसे करके खुद की तरफ गैस को लानी रहेगी। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी को कोई समस्या, दुख, परेशानी नहीं है? नोट डाउन कर लो भैया। अब हम भाई साहब आगे चलते हैं और अगला पढ़ते हैं थर्मोलिसिस ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन अभी हमने बना था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, अभी पढ़ा था। हाँ, तो क्या लाइमस्टोन का फार्मूला क्या था बेटा, CaOH का होल्ड है, इसको तो स्लैग लाइम बोलते हैं। लाइमस्टोन था CaCO। हाँ, तो लाइमस्टोन का ब्रेकिंग डाउन पढ़ना है हमको। लाइमस्टोन, ओके, मार्बल, चाक, एक्सेल, याद करो बताया था, मार्बल हो, चाक हो, और जो एक्सेल का ऊपर जो व्हाइट व्हाइट होती है वो हो। खाते पीते जानते रहोगे भाई साहब। हाँ चलिए आइए सुनिए ध्यान से, खाते पीते जानते रहोगे कि ऊपर ऐसा कुछ रहता है ये। हाँ तो भाई सब खाते पीते जानते रहोगे, पर ये नहीं जानते रहोगे कि क्या पता, जान सकते हो, मैं अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, पर बता रहा हूँ कि वरना खा के बहुत बार तुम लोग छिल के फेंके रहे होगे। हाँ, पर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ओके। खैर हाँ, तब अब क्या पढ़ने वाले, थर्मोलिसिस ऑफ किसका, लाइमस्टोन। यहां पर हेडिंग पड़ेगी थर्मोलिसिस ऑफ लाइमस्टोन। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अगला थर्मोलिसिस है वो इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ओके। थर्मोलिसिस ऑफ लाइम स्टोन। आइए, CaCO3 ये सॉलिड स्टेट में है। इसको तुमने क्या किया, हीट दिया, दिस इज हीट गिवन लाइक दिस। ये सॉलिड स्टेट में हीट दिया तो बना क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड स्टेट में, प्लस CO2 गैस। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, कोई दिक्कत परेशानी? ये ऐसे ही टूट जाता है इसमें। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। क्या बोलते थे, क्विकलाइम बोलते थे। नोट डाउन कर लो। तो भाई साहब अगला हम थर्मोलिसिस पढ़ने वाले हैं, थर्मोलिसिस ऑफ लेड नाइट्रेट, जो कि दिया हुआ है सिलेबस में। थर्मोलिसिस ऑफ लेड नाइट्रेट, थर्मोलिसिस ऑफ लेड नाइट्रेट। तो देखो भैया, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडी नाइट्रेट का हो पाएगा। कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, लेड हुआ, ये सारे नाइट्रेट का थर्मोलिसिस करोगे तो एक ही तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा आओ देखो। तो मैंने कहा, अच्छा मैंने क्या क्या जो बोला गौर करो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, लेड, और हुआ जिंक हुआ, आयरन हुआ, ये सब क्या है, मेटल ही तो है। अच्छा, लेड नाइट्रेट तो जिंक का नाइट्रेट, एल्युमिनियम का नाइट्रेट, कॉपर का नाइट्रेट, तो इससे अच्छा मैं ना ये लिख दूं मेटल नाइट्रेट। सबका प्रोडक्ट सेम तरीके से बनेगा, कलर अलग अलग हो सकता है। तो पहले गौर करो, मैंने कहा ये हो गया क्या, मेटल नाइट्रेट। अब इसका मतलब बता रहा हूं, बहुत ध्यान समझो, जनरल रिएक्शन लिखवा रहा हूं। जैसे याद करो पॉलिनोमियल में क्या पढ़ाता था, जनरल इक्वेशन। मैंने कहा क्वाड्रेटिक पढ़ना है तो जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में आएगा, ax² + bx + c = 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। वैसे ही थर्मोलिसिस में कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिनका हम जनरल बता सकते हैं। तो मेटल नाइट्रेट को हम जब हीटअप करते हैं बेटा, क्या करते हैं, हीटअप करते हैं, तो क्या क्या बनता है लिखो, मेटल ऑक्साइड,
मेटल का ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और निकलती है ऑक्सीजन गैस, और निकलती है ऑक्सीजन गैस, ये निकलता है। समझ गए? एक मिनट, हाँ सही, ठीक। तो मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो कंपल एकदम फिक्स है कि यहाँ पर क्या निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और निकलता है ऑक्सीजन की गैस। आई बात समझ में कि नहीं है? कोई दिक्कत हो तो भाई साहब बताइए, कोई समस्या? चलो अब लिखो। अब यहाँ पर हमको पढ़ना किसका, लेड नाइट्रेट का ना, किसका पढ़ना है? तो लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3, Pb पे कितने चार्ज, +2, यहाँ पे NO3 पे सिंगल माइनस रहता है तो बन जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको ब्रेकिंग करना, क्या लिख रहा हूं, मेटल का, मेटल कौन है, ऑक्साइड, मतलब Pb पे +2 तो हो जाएगा PbO। आइए भैया, अब यहां पर क्या लिखा हूं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मतलब क्या, NO2, क्या हो जाएगा, NO2 क्या हो जाएगा, और प्लस क्या, O2। आई बात समझने की नहीं है? अब सुनो भैया, PbNO3 का होल ट्वाइस होता क्या है बेटा, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, यहां पे पहले सॉलिड लिख देता हूं फिर लिखता हूं, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। बनाया क्या, PbO, ये भी किस फॉर्म का है, सॉलिड। NO2 क्या है, गैस है, क्या है, तो मैं यहां पर अब की बार दोनों साइन यूज करता हूं, चाहिए। O2 भी क्या है, O2 भी क्या है, गैस है, O2 भी हमारा गैस है। कुछ रिएक्शंस के बाद मतलब कुछ हर रिएक्शन के बाद ना कुछ स्पेशल टाइप की चीजें होती है। जैसे हमने अभी पढ़ा, जो हमारा क्या था, जब वो क्या था, जब COH का होल ट्वाइस बनता था तो क्या होता था, हिजिंग साउंड, बुलबुला टाइप का जो निकलता है ना, बबल्स जो निकलते हैं, तो उसका क्या ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन कब होगा, रिएक्शन के बाद या रिएक्शन के पहले, रिएक्शन के बाद। तो वही यहाँ का भी कुछ ऑब्जर्वेशन है, हम उस ऑब्जर्वेशन को लिखने वाले हैं, तो इसको पहले नोट डाउन कर लो। यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा, और जो PbO होता है बेटा, ये किस कलर का होता है, ये होता है येलो कलर का। अभी इसके पहले लिखवाया था, पीछे पलटो, PbO शायद लिखवाया हूँ, शायद देख लो। और ये जो NO2 होता है वो होता है ब्राउन फ्यूम। कौन से कलर का होता है फ्यूम, ब्राउन फ्यूम होता है। किस कलर का होता है, ब्राउन फ्यूम्स होता है, ब्राउन फ्यूम्स, NO2 गैस। NCERT को पलटिए और जरा यहां पे देखिए, यहां पे गौर कीजिएगा थोड़ा, ये किस कलर में, देखिए ब्राउन फ्यूम में क्या हो रहा है, ब्राउन फ्यूम। अगर गौर करिए कौन सा ब्राउन फ्यूम निकल रहा है, यहां पे लिखा भी है पेज नंबर 8 पर, डीकंपोजिशन रिएक्शन में हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या निकला, इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आई बात समझने की नहीं है? तो नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। तो इसके ऑब्जर्वेशन जो है भाई साहब, ये पाया जाता है जब ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में क्रैकिंग साउंड आती है। कौन सी साउंड आती है, क्रैकिंग साउंड आती है। इस रिएक्शन में जब थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट होता है तो इस प्रोसेस में आता है क्रैकिंग साउंड। एक चीज और, ये जो बेटा PbO, जब हॉट PbO होता है, कौन सा PbO, जब हॉट PbO होता है तो वो होता है बेटा ब्राउन कलर का। कौन से कलर का, ब्राउन कलर। और जो बेटा जो कोल्ड PbO होता है वो कौन सा कलर का होता है, येलो कलर का होता। यहां पर अभी तक डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं कंप्लीट हुई है, अभी हमने पढ़ लिया है थर्मल डिकम्पोजिशन। अभी एक इलेक्ट्रोलिसिस है वो बचा हुआ है और एक फोटो डिकम्पोजिशन बचा हुआ। तो हम मिलते हैं भाई साहब अगले लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन। लेक्चर का पार्ट 2 रहेगा जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और क्या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तब तक के लिए बाय बाय।